नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय समाज के बारे में चुनावी विश्लेषक और राजनीतिक पार्टियां क्या सोचती हैं इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, भारत देश में पुरुष और महिलाएं एक साथ एक घर में रहते हैं, लेकिन चुनाव विश्लेषकों और राजनेताओं का मानना है कि वे एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते हैं, खासतौर से वोटिंग के बारे में। संभवतः अलग अलग कोशिकाओं में रहते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। शायद इसीलिए हम महिला वोट बैंक के बारे में तो सुनते हैं, लेकिन पुरुष वोट बैंक के बारे में कभी नहीं सुनते। अगर महिलाएं वोट बैंक बना सकती हैं, तो पुरुषों का अपना वोट बैंक क्यों नहीं होना चाहिए? शायद नेताओं की सोच यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को मनाना आसान है, जबकि पुरुषों को मनाना कठिन है, क्योंकि नौकरी इनकी इच्छा सूची में सबसे ऊपर होती है। वहीं इसके विपरीत महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को वोट बैंक मानना आसान है, क्योंकि साड़ी, साइकिल और चावल कुकर जैसे बिखरे हुए उपहार ही इनके लिए काफी हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महिलाओं के केस में ऐसा सोचा जाता है कि डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, एस्प्रिन ही काम करेगी। लेकिन क्या यह अपमानजनक और पूरी तरह से बेतुका नहीं है? अगर डाटा बेसिस पर बात की जाए तो पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या में लगभग बराबर की वृद्धि हुई है। महिलाएं मुश्किल से 1 करोड़ से भी कम की संख्या में पुरुषों के मुकाबले हैं। लोक नीति CSDS सर्वेक्षण के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में 36% महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया, जबकि 3% ज्यादा पुरुषों ने बीजेपी का साथ दिया। इससे स्पष्ट है, पता चलता है कि क्या पुरुष और क्या महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बीच लोकप्रिय हैं। फिर भी यह धारणा बनी हुई है कि उनकी जीत का कारण केवल महिला मतदाता है। सर्वे के आंकड़ों से यह भी पता चला है कि पुरुषों की तरह देश के सभी हिस्सों की महिलाओं ने भी भाजपा को चुना। हालांकि कुछ अजीब तथ्य भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के मतदाताओं में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक थी, जबकि भाजपा की स्थिति ठीक उलट थी। ऐसा शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना के बावजूद था। महिलाओं को खुश करना पुरुषों जितना ही आसान या कठिन हो सकता है। यह एक सर्वेक्षण से साबित होता है, जो दर्शाता है कि एनडीए की सबसे मूल्यवान उपलब्धियों में से एक यह है कि पुरुषों और महिलाओं की संतुष्टि का स्तर बराबर है। सर्वे के मुताबिक 57% महिलाएं बीजेपी से पूरी तरह संतुष्ट हैं, जबकि पुरुषों का यह आंकड़ा 55% है। मतलब बड़े सर्वेक्षणों के लिए 2% से कम के अंतर की त्रुटि की संभावना माना जाता है। इस मुद्दे पर बहस यह है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष महिला आरक्षण अधिनियम के प्रति अधिक खुले हैं। इसको ऐसे समझने का प्रयास करते हैं कि बिहार में नीतीश की वोट बैंक पॉलिसीज कारगर रही, क्योंकि महिलाओं ने जेडीयू को भारी वोट दिया। लेकिन यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि उनके शराबबंदी के फैसले को पुरुषों ने भी समर्थन किया होगा। अगर उनमें से ज्यादातर शराबी होते तो पुरुष एक नकारात्मक वोट बैंक बना सकते थे और नीतीश के खिलाफ वोट कर सकते थे। अगर भाजपा से लेकर कांग्रेस तक वोटर की धारणा अभी भी आकर्षक है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाओं को वंचित माना जाता है। यही कारण है कि महिलाओं को वोट बैंक के रूप में ही देखा जाता है। यह संदेश कतई सराहनीय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमेशा अगर वोट बैंक के तौर पे महिलाओं को देखा जाएगा तो निश्चित तौर पे यह सही नहीं है। वहीं वोट बैंक के रूप में महिलाएं पहली पसंद लगती हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें से केवल 7% शीर्ष कंपनियों में पदों पर हैं। वे लगभग 17% ITI छात्र और 76% स्नातक हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। केवल 8% महिलाएं कार्यबल में हैं और 15 से 29 वर्ष की आयु की 52% महिलाएं शिक्षा, कार्य या प्रशिक्षण में नहीं है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग वोट बैंक बन जाते हैं उनका कभी सम्मान नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें केवल छोटे छोटे और लुभावने वादों से ही मना लिया जाता है। इससे पता चलता है कि एक सम्मानित नागरिक बनाने की तुलना में वोट बैंक की राजनीति आसान क्यों है। एक स्वाभिमानी राष्ट्र का निर्माण कठिन है, क्योंकि इसके लिए व्यवस्थागत परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि केवल कुछ राजनीतिक दल ही यह रास्ता अपनाते हैं। इसके विपरीत वोट बैंक का रास्ता पार्क में टहलने जैसा है।
हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल 10% उम्मीदवार महिलाएं हैं। महिलाओं को वोट बैंक के रूप में सामान्य वर्ग के रूप में उपयोग करना एक गंभीर समस्या है। सर्वेक्षण बताते हैं कि दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे अमीर राज्यों की तुलना में बिहार, यूपी, राजस्थान जैसे गरीब राज्यों में महिलाओं को वोट बैंक की राजनीति में शामिल करना आसान है। इसके अलावा यदि पति की मासिक आय 40,000 रुपए से अधिक है तो वर्किंग महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है और इसलिए वे आसानी से वोट बैंक के प्रलोभन में नहीं आ सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान जनसांख्यिकी बदल जाएगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। यहां तक कि 1992 और 2022 के बीच महिला मुखिया वाले परिवारों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पिछले 5 वर्षों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में 15% की वृद्धि दर्शाता है। फरवरी 2024 में महिला सिविल सेवकों की संख्या में साल दर साल 56% की आश्चर्यजनक वृद्धि की गई है। एक बहुचर्चित चुनाव विशेषज्ञ के अनुसार जेन जी महिलाएं शिक्षा और नौकरियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जेन जी जो पीढ़ी है वो पीढ़ी है जो साल 2000 के बाद पैदा हुई है, जबकि बुजुर्ग महिलाएं ऐसा नहीं करती। जल्द ही पुरुष एक नए वोट बैंक के रूप में उभर सकते हैं। इसका मतलब है कि महिला हो चाहे पुरुष, वोटर की जो स्थिति है या वोटर की मानसिक स्थिति को बात करें तो वो अब बदल रही है। अब उनकी सोच और उनकी जरूरतें वो सब बदल रही हैं। तो अब राजनीतिक पार्टियों को भी अपनी सोच बदलनी होगी और उन्हें ये मानना होगा कि अब वोटर ज्यादा जागरूक हो गया है। धन्यवाद।